वेलकम बैक टू माय चैनल मस्ती और चुस्ती के साथ। चलिए देखते हैं नोट बीएल सीरीज 7th एपिसोड का हिंदी एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत होती है नाखिन और ओंसा से, जहां नाखिन का ये सवाल है कि इस रिश्ते को कब तक छिपाए रखा जाएगा। वहीं जो उसके और ओंसा के बीच हुआ है उसे लेकर ओंसा बहुत ही शर्मा रहा है। जब नाखिन पूछता है कि क्यों ना इस रिश्ते को ऑफिशियल कर दिया जाए, तो ओंसा जानना चाहता है क्या वो ना कह सकता है। नाखिन कहता है बिल्कुल, लेकिन उससे मुंह नहीं मोड़ सकता क्योंकि उसने तो अपने लिए ओंसा को चुन लिया है। तो अब थोड़ा इमोशनल होकर ओंसा पूछता है क्या उसके और नाखिन के इस रिश्ते को नाखिन के घर वाले मान लेंगे। एक तो उसके फैमिली के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं और ऊपर से पापा यही चाहते हैं कि नाखिन की शादी एक परफेक्ट ओमेगा से हो जाए। नाखिन कहता है रूल्स का उसे पता नहीं और बिजनेस की वो परवाह नहीं करता। दूसरे क्या सोचते हैं इससे भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही वो ओंसा को एक बेटा या ओमेगा समझकर प्यार करता है। तो उसे अपने फैमिली के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े, कभी भी वो ओंसा का साथ नहीं छोड़ने वाला। वैसे ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत आसान है, लेकिन हाँ, वो अपने और ओंसा के इस रिश्ते के लिए कुछ भी खोने को तैयार है। अब जब ओंसा कहता है फिर ठीक है, तो नाखिन कहता है ओंसा के ठीक है का मतलब वो यही समझेगा कि ओंसा अब उसका बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो गया है। अब दूसरी तरफ जब नाखुन फासा के पेट पर किस करते हुए कहता है ये प्यार आने वाले बेबी के लिए है, तो फासा ये सुनकर चौंक जाता है, क्या वो भी प्रेग्नेंट हो सकता है। नाखुन कहता है फासा को जो चक्कर आ रहे हैं, उल्टियाँ कर रहा है, देखा जाए तो ये सब प्रेगनेंसी के ही तो सिम्टम्स हैं। अभी इन बातों को फासा समझने की कोशिश कर ही रहा है कि उसकी नजर पड़ जाती है स्टैंड पर। पूछता है कि नाखुन ने अपने कपड़े चारों तरफ यूं क्यों बिछा रखे हैं, तो नाखुन बताता है इसे नेस्टिंग कहते हैं। इस तरह चारों तरफ अल्फा के फेरोमोन्स के स्मेल ओमेगा को कंफर्टेबल फील कराते हैं। क्या है कि फासा को नेस्टिंग के बारे में कुछ नहीं पता, इस बात का यकीन था उसे, इसीलिए उसने ही बना दिया। तो वापस से उसी टॉपिक पर आते हुए फासा पूछता है वो तो एक मर्द है ना, वो कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है। अब नाखुन ये कहकर समझाने लगता है कि हर ओमेगा के पास एक हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। जब प्रेगनेंसी हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो यही ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं और ये हर ओमेगा में अपने आप नेचुरली ही होता है। जाहिर सी बात है ये सब सुनकर फासा के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा है, मगर नाखुन इस बात का यकीन दिलाता है अभी की बात करे या आने वाले वक्त की, वो हमेशा फासा के साथ रहेगा। अब सुबह का सीन नाखुन मम्मी को बताता है वो फासा को लेकर डॉक्टर के पास जा रहा है। मम्मी तो कहते हैं हाँ एक बार कंफर्म हो जाना जरूरी है, मगर फिर वहाँ पर नाखुन के पापा आते हैं और इस बात का ताना मारते हैं आज के जनरेशन के बच्चे थोड़ा बहुत कुछ हुआ नहीं कि हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। वैसे पता नहीं क्यों ये नाखुन मामूली से ओमेगा के पीछे क्यों भाग रहा है। जब नाखुन बताता है कि वो फासा के प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए जा रहा है, तो पापा कहते हैं ठीक है फिर जल्दी से मुझे भी बताओ तुम्हारा इसके पीछे इतना वक्त देना फ्रूटफुल हुआ भी कि नहीं। अब अगले कट में सारे टेस्ट होने के बाद डॉक्टर बताते हैं फासा प्रेग्नेंट नहीं है और जो सिम्टम्स वो दिखा रहा था वो स्ट्रेस की वजह से था। जाहिर सी बात है ये न्यूज सुनकर नाखुन तो बहुत अपसेट हो जाता है, मगर डॉक्टर समझाते हैं अगर सचमुच बेबी चाहिए तो नाखुन को उस वक्त ज्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा जब फासा अपने हीटिंग पीरियड से गुजर रहा हो और इसी फेज को नोटिंग कहते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है ओंसा पर और ये पहली बार है जो वो कैफे इतना लेट आया है। वैसे यहाँ पर ओंसा को देख कर नाइल पूछता तो है कि उसके चेहरे पर ये चमक कैसी, कल रात वो यहाँ से नाखिन के साथ निकला था, कहीं उनके बीच कुछ हुआ तो नहीं। तो अब ओंसा बकवास बंद करो कहकर नाइल को बाकी का काम पूरा करने के लिए भेज देता है। अब थोड़ी देर बाद इसी कैफे में एंटर करता है नाखिन, वो भी बहुत सारे ऑरेंजेस के साथ। कहता है कि वो बिल्कुल नहीं चाहता ओंसा उसके फेरोमोन्स के स्मेल को भूल जाए। अब यहाँ पर नाइल देखता तो है कि ये दोनों बहुत ही फ्रेंडली हो रहे हैं, क्लोज आ रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ कहता नहीं। फिर थोड़ी देर बाद इसी कैफे में नाखुन और फासा भी आ जाते हैं। बहुत ही उदास होकर नाखुन तो बता देता है कि फासा प्रेग्नेंट नहीं है और ये सुनकर नाखिन बहुत अफसोस करता है क्योंकि उसने आने वाले बच्चे को लेकर बहुत सारी प्लानिंग कर रखी थी। लेकिन फिर ये भी कहता है कि चलो ये भी सही है, नाखुन और फासा दोनों को ही प्रिपेयर करने का ज्यादा वक्त मिल गया। वैसे भी प्रेगनेंसी और बच्चे को जन्म देना कोई मजाक की बात तो है नहीं। अब यहाँ पर ओंसा गलती से ये कह देता है कि फासा तो प्योर ओमेगा है, उसे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन फिर ये सुनकर नाखिन और नाखुन दोनों ही शॉक्ड रह जाते हैं। जब यहाँ पर नाखुन सवाल करता है कि फासा ने उसे ये बात क्यों नहीं बताई, तो फासा कहता है वो नहीं चाहता ये बात सबको पता चले, खासकर नाखुन के पापा को, क्योंकि वो ये बिल्कुल नहीं चाहता कि नाखुन के पापा
उसे इस बात पर स्वीकार करे कि वो प्योर ओमेगा है और ना ही वो खानदान को बेबी देने वाला कोई मशीन है। वो जो है वही बनकर पापा के दिल में जगह बनाना चाहता है। तो नाखिन कहता है बात तो बिल्कुल सही है, पापा को अगर इस बात का पता चल गया खास आप प्योर ओमेगा है तो वो बेबी के लिए जबरदस्त प्रेशर डालेंगे। तो अब नाखून भी वादा करता है जब तक फासा नहीं चाहेगा इस बात का पता किसी और को नहीं चलेगा। तो अब नाखून और फासा के यहाँ से चले जाने के बाद ओंगसा नाखिन से कहता है वो भी है नाखून की तरह अपने काम को सीरियसली क्यों नहीं लेता, इस तरह कैफे में बैठकर अपना टाइम बर्बाद क्यों कर रहा है। नाखिन कहता है नाखून को तो काम में डूबे रहने की आदत है, रही बात उसकी तो उसने अभी तक इतना सेविंग कर लिया है कि पूरी जिंदगी आराम से पैर पर पैर रखकर काट सकता है। तो अब ओंगसा कहता है उसे समझ ही नहीं आ रहा, नाखिन को न बिजनेस की परवाह है न स्टेटस की, ट्रू अल्फा होने के बावजूद वो एक बीटा को डेट कर रहा है। आखिर इस आजादी से जीने की हिम्मत उसमें आ कहां से रही है। नाखिन कहता है कि वो इस लॉजिक को मानता है चाहे वो अल्फा हो, ओमेगा हो, बेटा हो, इन मुखौटे के उतर जाने पर दिखता तो वे काम इंसानी है ना। खून सबका लाल है और दर्द होने पर आंसू भी निकलते हैं। और रही बात वो ओंगसा की तरफ इतना अट्रैक्टेड क्यों है, क्योंकि उसकी एक बेस्ट फ्रेंड है जो एक बेटा है और बचपन से साथ रहने पर उसने देखा है कि बेटा होकर भी वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। क्या है कि कभी उसकी मम्मी से पापा के रिश्ते की बात चली थी लेकिन फिर बेटा होने की वजह से शादी हो नहीं पाई और इससे उसे एक सबक मिल गया, एक इंसान की फितरत को उसके फेरोमोन्स या फिर उसके ब्लड लाइन से जांचा नहीं जा सकता। अगर किसी इंसान को जानना है तो उसके दिल को पहचानना जरूरी है और यही वजह है कि उसने ओंगसा को अपने लिए चुना है। अब एक छोटा सा कट जहाँ पर पापा को उसका असिस्टेंट एक रिपोर्ट देते हुए कहता है प्योर ओमेगा का पता चला है, हाल फिलहाल ही अपना सेकेंडरी जेंडर जानने के लिए वो हॉस्पिटल आया था मगर किसी वजह से उसके रिकॉर्ड्स और फुटेजेस हॉस्पिटल सिस्टम से डिलीट हो गए हैं। तो बहुत ही गुस्से में पापा असिस्टेंट से कहते हैं कुछ भी हो जाए ये प्योर ओमेगा उन्हीं के घर आना चाहिए, किसी और के हाथ नहीं लगना चाहिए। और फिर अगले ही कट में नाखिन को बुलाकर कहते हैं बहुत जल्दी ही एक प्योर ओमेगा का पता चलने वाला है और नाखिन की ड्यूटी है कि उससे बॉन्ड बनाए ताकि एक पावरफुल एनिग्मा बच्चे का जन्म हो सके। नाखिन जब कहता है उसे इन सब में इंटरेस्ट नहीं है, वो तो किसी और से प्यार करता है। तो पापा कहते हैं उन्हें पता है नाखिन एक बेटा को डेट कर रहा है मगर इससे उनके फैमिली को कोई फायदा नहीं होने वाला। तो गुस्से में नाखिन भी कह देता है अगर पापा को खानदान की इतनी ही परवाह थी तो किसी बेटा से रिश्ता बनाकर नाफिज का जन्म तो नहीं होना चाहिए था ना। अब इस बात पर नाखिन को पापा से थप्पड़ तो पड़ ही जाता है, ऊपर से नाफिज जब वहाँ आकर सवाल करता है तो पापा कहते हैं तुम फैमिली के मैटर में मत आओ, तुम पर पैसे खर्च करके पाल पोस कर इसलिए बड़ा नहीं किया है कि तुम आज आकर मुझसे सवाल जवाब करो। तो नाफिज भी ये कहकर चला जाता है कि अगर उसकी इस फैमिली में जरूरत ही नहीं है तो वो यहाँ कर क्या रहा है। कट टू नाफिज ने जो कुछ भी सुना उससे वो बहुत ही हर्ट दिखता है क्योंकि चाहे कोई कुछ भी कहे पापा से तो उसे ये उम्मीद नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ नाखून और नाखिन आपस में डिस्कस करते हैं पापा ने किसी से सच्चा प्यार भी किया है। नाखून कहता है हाँ नाफिज की मम्मी से। तो नाखिन कहता है फिर वो कहाँ गलत है, वो क्यों नहीं ओंगसा के साथ रह सकता। तो नाखून समझाता है पापा अभी भी खानदान को ही प्रायोरिटी में रखते हैं, नाखिन की किसी प्योर ओमेगा से बॉन्डिंग होगी तभी तो एक एनिग्मा का जन्म होगा। अभी इनके बीच ये बातें हो ही रही थी कि नाखून के पास कॉल आता है ये इन्फॉर्म करने के लिए कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जुर्म में नाफिज को गिरफ्तार कर लिया गया है। कट टू इंस्पेक्टर कहता है कि लास्ट टाइम नाफिज को इस लेडी के साथ देखा गया था, अब ये लेडी गायब है तो नाफिज ही जिम्मेदार है। वही नाफिज कहता है वो तो इस लेडी को जानता तक नहीं, फिर उसके गायब होने की वजह वो कैसे हो सकता है। अब अगले कट में नाखून और नाखिन दोनों ही इंस्पेक्टर से इल्तिजा करते हैं कि उन्हें नाफिज से बात करनी है। अब नाखून जब नाफिज से पूछता है सीरियसली बताओ क्या तुमने ये किया है, तो नाफिज रोते हुए कहता है कि इन सब के पीछे उसका कोई हाथ नहीं है, जरूर कोई उसे फ्रेम करने की कोशिश कर रहा है। तो अब अगले कट में नाखून अपने एडवोकेट के साथ इंस्पेक्टर के पास पहुंचता है, जरूरत के डॉक्यूमेंट्स और बेल के पैसे भी सामने रख देता है मगर इंस्पेक्टर कहता है ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है, सीनियर्स के अप्रूवल और सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी, सारे फॉर्मेलिटीज को खत्म करते करते पता नहीं कितने दिन लग जाए। तो नाखिन कहता है इंस्पेक्टर फॉर्मेलिटीज फॉलो कर रहा है या फिर किसी का ऑर्डर। बस फिर क्या, नाखून और नाखिन दोनों आगे बढ़ते हैं, अपने पावर का इस्तेमाल करके लॉक तोड़वा कर नाफिज को छुड़वा लेते हैं। यहाँ नाखिन इंस्पेक्टर से ये भी कहता है जो भी नुकसान हुआ है भरपाई करने के लिए वो तैयार है और बाकी के इश्यूज इंस्पेक्टर उसके एडवोकेट के साथ सॉल्व कर ले। अब अगले सीन में नाफिज कहता तो है कि उसने ये सब कुछ नहीं किया मगर पापा कहते हैं किया हो नहीं किया हो वो बात की बात है, इससे खानदान का नाम खराब हुआ, इसका जवाब कौन देगा। अब जब पापा नाफिज को मारने के लिए हाथ उठाते हैं तो नाखून उन्हें रोकता है। इसी बीच वहाँ आ जाती है मम्मी और कहती है
अगर नाफिज बेगुनाह है तो वो भी नाफिज का ही साथ देगी। यहाँ पर जब पापा देखते हैं किसी के सामने उनकी चल नहीं रही तो वो सीधा फासा को टारगेट बनाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे घर में आने के बाद से ही इन सब की जबान इतनी चलने लग गई है। तो अब फासा खुद आगे बढ़कर पापा से कहता है अगर आपकी कंपनी मुसीबत में है तो उस प्रॉब्लम को फिक्स करने का तरीका आपको खुद ढूंढना होगा, क्योंकि यहाँ आकर इस तरह अपने फैमिली मेंबर्स पे गुस्सा दिखाना यही जता रहा है कि आप अपने हालात को लेकर बहुत ही डरे हुए हैं। इसीलिए कमजोरों पर रौब जमाने से अच्छा है जाकर अपने प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करें। अब फासा से इतनी बड़ी बात सुनने के बाद पापा तो एक सेकंड भी और वहाँ नहीं ठहरते। तो अब अगले कट में फासा के साथ मिलकर ये तीनों भाई इस टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं कि आखिर नाफिज को फंसाने वाला है कौन। असिस्टेंट यहाँ पर पहला इन्फॉर्मेशन ये देता है कि जिस लड़की के गायब होने पर नाफिज पर आरोप लगा है उसका नाम माई है। तो बैग से ही सही लेकिन लड़की की फोटो को देखकर नाफिज कहता है बार में मिला था वो इस लड़की से। और सबके शॉकिंग रिएक्शन के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो इस एपिसोड का हिंदी एक्सप्लेनेशन आप सबको पसंद आया है। अगले एपिसोड के अपलोड पर आपको मिल जाए नोटिफिकेशन, इसके लिए आप करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक। जल्द मिलते हैं। स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी एंड ब्लेस्ड।